हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का, दैट इज FM SM, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को सबको पता होगा, आप लोगों के CA इंटरमीडिएट में दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है दैट इज, सबसे पहले बात करें तो ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। आप लोगों का बेटा ग्रुप 2 के अंदर एक पेपर है दैट इज पेपर नंबर 6, और वो पेपर नंबर जो 6 है सर, पेपर नंबर 6 का सिंपल सा मतलब ग्रुप 1 के अंदर आप लोगों के 3 पेपर हैं, ऐसे ही आपके ग्रुप 2 के अंदर भी 3 पेपर हैं। सर पेपर नंबर 4 जो है दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको सिंपल वर्ड में हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। पेपर नंबर 5 जो है दैट इज ऑडिट, जिसको आप लोग ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोलते हैं। और पेपर नंबर 6 जो है आपका ग्रुप 2 का, दैट पेपर इज बेटा FM and SM. That is, this is what your paper number 6 of group 2, that is FM and SM. अगर मैं बात करूं सर, FM stands for financial management. FM stands for financial management and SM stands for strategic management. तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का ग्रुप 2 का जो पेपर है, पेपर नंबर 6, बेटा वो पेपर नंबर 6 क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शॉर्ट में हम लोग FM बोलते हैं और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? SM। अब ध्यान से समझिएगा, बिफोर स्टार्टिंग सब्जेक्ट मैं आपके साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स का डिस्कशन कर रहा हूं। बेटा ये जो कंप्लीट पेपर है, दिस कंप्लीट पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। दैट इज, आप लोगों को ये चीजें पता भी है, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक चीज। आपका ये कंप्लीट पेपर बेटा FM एंड SM, ये जो कंप्लीट पेपर है ये 100 नंबर का है, ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं सर, 100 नंबर के पेपर में से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका जो वेटेज है बेटा, इसका वेटेज कितने मार्क्स का है? 50 का। और इसके साथ बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में मैं SM लिख रहा हूं, बेटा इसका वेटेज भी कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स। और आपका कंप्लीट पेपर जो है वो कंप्लीट पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स। तो पॉइंट इज दैट आपका जो पेपर है, पेपर FM एंड SM का है। इस पेपर में FM का वेटेज कितने का है बेटा? 50 का। SM का वेटेज कितने का है? 50 का। तो कंप्लीट पूरा पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का। अब ध्यान से सुनो सर, कंफ्यूजन क्या होती है। क्वेश्चन पेपर आपका एक आएगा, दैट इज आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो क्वेश्चन पेपर आएगा एक। उस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन A, उस सेक्शन A के अंदर होंगे बेटा FM के क्वेश्चंस। ऐसी क्वेश्चन पेपर में एक सेक्शन होगा सेक्शन B, सेक्शन B के अंदर SM के क्वेश्चंस होंगे। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में ब्रेक किया, दैट इज पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A के अंदर कौन से क्वेश्चंस होंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड पार्ट B में कौन से क्वेश्चंस होंगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो एक सिंगल क्वेश्चन पेपर आएगा। दैट क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। सेक्शन A फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेक्शन B स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके अलावा आपको आंसर शीट बेटा 2 मिलेंगी। सर 2 आंसर शीट क्यों मिलेंगी? बेटा एक आंसर शीट में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आंसर्स को लिखेंगे और एक आंसर शीट में आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आंसर्स को लिखेंगे। तो ये चीज अपने माइंड में पहले से ही रखिए बिफोर स्टार्टिंग सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन पेपर तो एक ही आएगा। उस क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस बने हुए होंगे? 2 सेक्शन। वन इज ए सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस होंगे? FM। वन इज सेक्शन B, सेक्शन B में कौन से क्वेश्चंस होंगे? SM। आंसर शीट कितनी मिलेंगी? 2। एक आंसर शीट में आप कौन से आंसर्स को लिखेंगे? FM के। और एक आंसर शीट में आप कौन से आंसर्स को लिखेंगे? SM के। अब सर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सर ये जो पेपर है FM SM, क्या हमें दोनों में अलग अलग पास होना है? आंसर इज नो। बेटा पूरा क्वेश्चन
दैट इज पूरा क्वेश्चन पेपर तो एक ही है ना, और उसी एक क्वेश्चन पेपर में एफएम के भी क्वेश्चंस हैं, एसएम के भी क्वेश्चंस हैं। दैट इज आपको अलग अलग पास नहीं होना, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स आपको मिलेंगे आउट ऑफ 100। और मुझे बस इतना बताइए 100 में से इंडिविजुअल पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? दैट इज 40%। आपको पता है इंडिविजुअल और एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 50% एग्रीगेट, यही तो होता है। दैट इज अब मुझे बताओ 100 नंबर में से अगर इस पेपर को पास करना है तो बेटा 100 नंबर में से कितने नंबर चाहिए पास करने के लिए? 40। दैट इज 40 नंबर अगर आपके आ गए तो आपका पेपर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, आप कह रहे हैं 50 में से सर मैंने एफएम के अंदर स्कोर कर लिया 45 एग्जाम्पल, इसके अलावा सर मैं एसएम को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आ गया, ब्लैंक, मैंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो मुझे बस इतना बताइए 100 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे? 45। इसका मतलब 45 आते ही आपने पेपर को क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। तो आपको 100 में से 40 नंबर इंडिविजुअल लाने हैं पेपर को क्लियर करने के लिए, लेकिन ग्रुप को क्लियर करने के लिए एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 50%। ये आप सबको पता भी है, ठीक है। अब इसका सिंपल सा मतलब है आप किसी भी तरीके से एफएम एसएम इन दोनों को मिला के आपको इंडिविजुअल पास होने के लिए कितने चाहिए? 40। सर मैंने तो एसएम के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मैंने एसएम का 50 अटेम्प्ट किया था, सर एफएम का मैंने 10 नंबर का अटेम्प्ट किया था। तो बेटा अगर ऐसे अटेम्प्ट करोगे तब भी आपका 40 से ज्यादा या 40 आ रहे हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये दिमाग में मत रखना सर इन दोनों में अलग अलग पास होना है, आंसर इज नो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितने मार्क्स एफएम में मिले हैं और कितने मार्क्स एसएम में मिले हैं, क्योंकि आपके सामने तो 100 में से कितने मार्क्स आए हैं ये आपको रिजल्ट में दिखेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए बिफोर स्टार्टिंग में आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा क्वेश्चन पेपर कितने आएंगे? एक। आंसर शीट कितनी आएंगी? 2। एक आंसर शीट में कौन से क्वेश्चंस लिखेंगे? एफएम। एक आंसर शीट में कौन से लिखेंगे? एसएम। ठीक है। अब सर पूरा पेपर है 100 नंबर का, 50 नंबर का एफएम है, 50 नंबर का एसएम है। अब एक पॉइंट और, एक पॉइंट सर क्या है आपको भी पता है, दैट इज हर पेपर के अंदर, अब आपको यह भी पता है इंटरमीडिएट के अंदर हर पेपर के अंदर बेटा कितना % पेपर एमसीक्यू आता है? 30% पेपर इज ऑफ एमसीक्यू बेस्ड। दैट इज अगर मैं बात करूं बेटा 30 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे होंगे? एमसीक्यू। और बेटा कितना बचा? 70 मार्क्स। दैट इज 70 नंबर का जो पेपर है वो पेपर कैसा होगा बेटा? डिस्क्रिप्टिव। अब सर बस मुझे ये बताओ ये कंप्लीट पेपर कितने मार्क्स का है? 100। जिसमें से एफएम कितने मार्क्स का है? 50। एसएम कितने मार्क्स का है? 50। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 100 में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे? 30 मार्क्स। और बेटा 70 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा? 70 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव। अब सर अगर मैं बात करूं 30 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे सर वो कैसे डिवाइडेड हैं? 15 मार्क्स के एमसीक्यू बेटा आपके एफएम से पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के एमसीक्यू बेटा आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट से आएंगे। सोचो मैंने कितने % एमसीक्यू लिखा है? 30%। अब मुझे बताओ एसएम का वेटेज कितना है? 50। अब मुझे बताओ अगर 30% एमसीक्यू हैं तो 15 नंबर के एमसीक्यू कहां से आएंगे? एफएम। और बेटा 15 नंबर के एमसीक्यू कहां से आएंगे? एसएम। अब कितना बचा डिस्क्रिप्टिव के लिए? दैट इज 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर कहां से आएगा? एफएम से। और 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर कहां से आएगा? एसएम से। तो बिफोर स्टार्टिंग ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है तो बताइए। बोलो, क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन है
सबसे पहला पॉइंट, 100 में से कितना परसेंट एमसीक्यू है? 30%। सर एसएम का वेटेज 50 है, तो बेटा मुझे बस इतना बताओ एसएम में कितने मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे? 15। और कितना बचा बेटा? 35। तो 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। दिस इज व्हाट योर पेपर पैटर्न इज ऑल अबाउट। अब सर मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड करूंगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा फोर्टे नहीं है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आपको मैं गाइड नहीं करूंगा। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो मेरा जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा फोर्टे नहीं है। तो मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग बता रहा हूं, कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये पूरा पेपर, बेटा इस पूरे पेपर में से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है 50 नंबर का, इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको गाइडेंस कोई और फैकल्टी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब सर सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में से हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो हमारा जो लेक्चर है वो मेनली आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे रहेगा। अब एक बात और आप लोगों को पता होगी, आई थिंक अमित सर ने आपको बता दिया होगा, एमसीक्यू में इंटरमीडिएट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने वापस सुन लो, ये जो एमसीक्यू आपके आते हैं, अगर इन एमसीक्यू में कोई एमसीक्यू आपका गलत हो जाता है तो इंटरमीडिएट लेवल पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाउंडेशन लेवल पे एमसीक्यू बेस्ड पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है अगर आप नो नेगेटिव मार्किंग है तो आप कोई भी तुक्केबाजी करके आएंगे, ये मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि तुक्केबाजी करके आप आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो एक चीज दिमाग में रखिए, एमसीक्यू के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग। अब सर बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग ये जो सब्जेक्ट है जिसको शॉर्ट में एसएम बोलते हैं, बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर रहा हूं। सर सबसे पहला पॉइंट, हमारा क्लास के अंदर पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। मैं आपको क्लास के अंदर जो भी पढ़ाऊंगा, बेटा पहला पॉइंट, क्लास के अंदर हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? मैं आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज हमारा पहला पॉइंट। क्लास के अंदर हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी आप एग्जाम के अंदर लिख पाओगे। दूसरा तरीका क्या रहेगा सर? क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट, वापस सुन लो, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास के अंदर समझाऊंगा, बेटा आपको उन कॉन्सेप्ट्स को क्या करूंगा, क्लास में ही उन कॉन्सेप्ट्स के आपको क्या प्रिपेयर कराऊंगा, नोट्स। सर क्या मतलब? से फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, तो जो भी टॉपिक मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के आपको मैं क्लास के अंदर ही क्या करवाऊंगा, नोट्स लिखवाऊंगा। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे यह फायदा होगा आपके क्लास के अंदर ही आपके खुद के क्या बन जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे। और सर ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन। जब आप रिवाइज करेंगे अपना सब्जेक्ट बिफोर एग्जामिनेशन तो आपके सामने आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो सर हमारा क्लास में पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? एक तो क्लास के अंदर बेटा रट्टाफिकेशन नहीं, क्लास के अंदर चीजों को समझिएगा। समझने के बाद आप क्लास में जो चीज समझेंगे मैं उसके नोट्स आपको क्लास में लिखवाऊंगा, जिसकी वजह से आपके क्लास के अंदर ही हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे। और वो हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन। जब आप बिफोर एग्जामिनेशन आप कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, रिवाइज। इसके लिए सर आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन रखना है और एक डेडिकेटेड रजिस्टर ओनली फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
रजिस्टर के साथ दो काम और करने हैं सर। अपने पास डिफरेंट कलर के दो पेन रखिएगा, या सर पेन नहीं रख सकते तो एक ब्लू कलर का पेन और एक हाइलाइटर ले लीजिए। सर क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को क्लास के अंदर जब नोट्स को लिखवाऊंगा तो बेटा मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बेटा मैं आपको क्या बोलूंगा, आप उन वर्ड्स को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे। और इन वर्ड्स, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। सर कीवर्ड्स का मतलब जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आंसर्स के टाइम पे आपको ये कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तो एक बात दिमाग में समझिएगा, आपको एक रजिस्टर मेंटेन रखना पड़ेगा फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और जब आपको मैं नोट्स लिखवाऊंगा तो कुछ पॉइंट्स को मैं आपको क्या करवाऊंगा, अंडरलाइन। आपको उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स को हाईलाइट करना है और उन पॉइंट्स को आपको अपने एग्जाम में आंसर शीट में लिखना है। सर आप ये नोट्स कहां से लिखवाएंगे? ये जो नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, इस नोट्स के लिए मैं आप लोगों के ICAI का स्टडी मटेरियल फॉलो करूंगा। अगर आपके पास आ चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ICAI का जो स्टडी मटेरियल होता है, दैट इज ICAI से आपके पास जो बुक्स आती हैं, मैं उन्हीं बुक्स को रेफर करके आपको नोट्स को लिखवाऊंगा। सर आप क्या प्रोवाइड कराएंगे? मैं आपको दो चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। मैं एक आपको बुक प्रोवाइड कराऊंगा, दैट इज जो बुक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये मान के चलिए ऑलमोस्ट सेम वही बुक है जो ICAI के स्टडी मटेरियल है। जस्ट कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे कर रखे हैं मैंने। सर कैसे? जो चीज आपको पहले पढ़नी है मैंने अपनी बुक में उसको पहले डाल दिया, जो चीज आपको बाद में पढ़नी है मैंने अपनी बुक में उसको बाद में डाल दिया। मैंने जस्ट चीजों को कंपाइल किया है अपनी बुक्स में। दूसरा पॉइंट, मैं आपको एक क्या प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको एक MCQ बुकलेट प्रोवाइड कराऊंगा। सर MCQ बुकलेट क्यों प्रोवाइड कराऊंगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है बेटा कितने मार्क्स के MCQ आएंगे, 15 मार्क्स के MCQ आएंगे। तो बेटा इसलिए मैं आपको एक MCQ बुकलेट अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। और जो भी MCQ बुकलेट के अंदर होंगे चैप्टर वाइज कंपाइल्ड हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्लास के अंदर टॉपिक को कंप्लीट करते रहोगे या चैप्टर को कंप्लीट करते रहोगे, MCQ बुकलेट से हाथ के हाथ अपने MCQ को भी क्या करते रहोगे, सॉल्व। जिससे आपकी ये MCQ बुकलेट क्लास के अंदर ही क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। तो मैंने जो आपको बेसिक चीजें बताई हैं, ये बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ आ जाए कि क्लास में हमारा पढ़ने का तरीका क्या है। दैट इज व्हाट बिफोर स्टार्टिंग सब्जेक्ट जो मैंने आपको ये बताया है। अब सर आज अब आपके पास कोई रजिस्टर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी चीज जो मैं अब लिखवाऊंगा, जो भी चीज समझाऊंगा, एक पेपर पे नोट कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक रजिस्टर के साथ उस पेपर को अटैच कर लेना। तो आज के लेक्चर में रजिस्टर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है। अब सर स्टार्ट कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट से, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिससे मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपका जो सब्जेक्ट है सर, सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है इसकी सिलेबस की बात करते हैं। इसके सिलेबस की बात करते हैं। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सर सिर्फ 5 ही चैप्टर हैं। यस बेटा, आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर्स वर देयर, 5 चैप्टर हैं। आप सोच के देखो कितने मार्क्स का SM, 50। कितने चैप्टर हैं? 5। हर चैप्टर कितने मार्क्स का हो गया? 10। दैट इज हर चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखिए, 50 मार्क्स का आपका SM है, 5 आपके चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर का वेटेज कितने मार्क्स का हुआ? 10 नंबर।
तो हर चैप्टर आपके लिए इक्वल क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके सामने चैप्टर के नाम लिख रहा हूं, प्लीज पहले समझिए, देखिए, फिर लिखना। सर क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। सर 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? आपका एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसके अलावा आपका जो चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर 2 है, बेटा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अभी जब पढ़ेंगे सब कुछ समझ आएगा। जस्ट आज फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपको एक बेसिक पूरा रोड मैप बना के दे रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। सेकंड चैप्टर आपका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सर थर्ड चैप्टर आपका कौन सा है? थर्ड चैप्टर है बेटा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट, दिस इज व्हाट योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? इसके बाद एक चैप्टर आपका और है, दैट चैप्टर इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। एंड फाइनली एक लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस में और है, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड evaluation. These are the 5 chapters. These are the 5 chapters that covers the whole syllabus of strategic management. ये मैंने आपके सामने जो चैप्टर के नाम लिखे हैं, ये चैप्टर जो है ये आपके स्टडी मटेरियल जो ICAI से आता है उसका सीक्वेंस है। आप लोगों का जो ICAI से बुक्स आएंगी, उन बुक्स के अंदर जो चैप्टर के सीक्वेंस हैं, मैंने वो सीक्वेंस आपके सामने लिखा है। पहले चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। और फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। दीज आर दी 5 चैप्टर्स दैट कवर्स दी होल सिलेबस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और हर चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चैप्टर्स के नाम को एक बार लिखिए किसी पेपर पे, क्योंकि जो पॉइंट अब मैं बताने वाला हूं उस पर ध्यान रखिएगा। किसी एक पेपर पे चैप्टर के नाम लिखिए, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन आएगा। बेहतर है पहला लेक्चर है उसी में सारे कंफ्यूजन दूर कर लो। तो ये चैप्टर के जो मैंने आपके नाम लिखे हैं, ये जो सीक्वेंस है, ये एज पर ICAI स्टडी मॉड्यूल। जब भी मैं एज पर ICAI स्टडी मॉड्यूल बोलूंगा तो ICAI से जो आपकी बुक्स आती हैं उस बुक्स के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर के सीक्वेंस लिखे हैं। तो दिस इज व्हाट दी सिलेबस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 5 सब्जेक्ट, दैट इज 50 नंबर का सब्जेक्ट है और 5 ही चैप्टर हैं। हर चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी एक पॉइंट और है जो उसको समझाना है, जिसकी वजह से मैं आपको ये सिलेबस बोल रहा हूं लिखने के लिए। सर वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि हमें क्लास में कौन से सीक्वेंस पे हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सीक्वेंस तो आपके ICAI के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम क्लास में सर कौन सा चैप्टर पहले पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, वो बताने वाला हूं, जिसकी वजह से तुम्हारे को मैंने ये सीक्वेंस लिखने को बोला है। क्योंकि कुछ बेसिक चीजें बिफोर स्टार्टिंग पहले दिन पता चल जाए ज्यादा बेहतर है, जिससे आप लोग भी अपना माइंड प्रिपेयर रखें।
These are the 5 chapters as per your ICAI module. हो गया? बोलिए, आप सुनिए जरा। सर स्टार्ट कौन से चैप्टर से करेंगे? क्लास के अंदर हम भी चैप्टर नंबर 1 को ही पढ़ेंगे पहले। सर क्यों? बिकॉज इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप पढ़ेंगे, तभी आपको बाकी के चैप्टर समझ आएंगे। तो क्लास के अंदर हम भी कौन सा चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन। लेकिन सर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कौन सा चैप्टर क्लास में कराऊंगा? दैट इज आपके आईसीएआई के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर कौन सा है? 4th। हम चैप्टर नंबर 4 को क्लास में कब कंप्लीट करेंगे? आफ्टर चैप्टर नंबर 1। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका लिंकेज बाकी चैप्टर्स में आएगा। तो आपको चैप्टर 4 को इन चैप्टर से पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पॉइंट इज दैट, मैं जो चीज आपको बोल रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले पढ़नी चाहिए, आपके आईसीएआई मॉड्यूल में बाद में दे रखी है। तो हमें कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना है? हम क्लास वाले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। मैं चैप्टर नंबर 1 के बाद आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा? 4। जब 4 कंप्लीट कर लोगे बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2। सर दैट इज चैप्टर नंबर 1 के बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। 2 के अलावा चैप्टर नंबर जो 3 दे रखा है, उसको हम लोग 4th सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्लास में। और फाइनली जो लास्ट चैप्टर है 5, इसको लास्ट में ही पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट द सीक्वेंस। मैंने ये जो आपके सामने राइट साइड पे सीक्वेंस लिखी है, ये सीक्वेंस है जो हम लोग क्लास के अंदर फॉलो करेंगे बिफोर स्टार्टिंग। दैट इज जब हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस सीक्वेंस में हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ये कौन सा सीक्वेंस था बेटा? आईसीएआई। और ये कौन सा सीक्वेंस है? क्लास वाला सीक्वेंस। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि पहले दिन आप लोग सब कुछ अगर आपको पता रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 4। आप आईसीआई मॉड्यूल को देखेंगे, उसमें कौन सा चैप्टर दिखेगा आपको? आपको सेकंड दिखेगा। आप कहेंगे सर आईसीआई मॉड्यूल में तो सेकंड कुछ और दे रखा है, आपने तो क्लास के अंदर सेकंड कुछ और करा दिया। तो कंफ्यूजन ना रहे, तो आपको पहले से पता हो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आईसीआई मॉड्यूल के 4th चैप्टर को सेकंड नंबर पे कंप्लीट करेंगे। सर क्यों करा रहे हो ऐसा? बिकॉज बेटा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स का लिंकेज इन चैप्टर्स में आएगा। तो आपको उस चैप्टर को पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको बाकी के चैप्टर्स समझ आएंगे। तो ये तुम्हारा कुछ पैटर्न रहेगा क्लास में पढ़ने का। तो एक चीज वापस बोल रहा हूं, मेरी क्लास के अंदर मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं, बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा। लिखवाते टाइम मैं मानता हूं लिखने में टाइम लगता है, लेकिन याद रखिएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन आपको रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। और एक चीज वापस बोल रहा हूं, जितनी बार रिवाइज करोगे चीजों को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन, जितनी बार कंटेंट को रिवाइज करोगे उतनी देर तक कंटेंट याद रहेगा। मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, आपको जितना ज्यादा रिवाइज करोगे चीजों को, उतना आपको चीजें याद हो जाएंगी। कुछ चीजें तो बेटा आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएंगी। अब एग्जांपल, मुझे बस इतना बताओ कितने चैप्टर्स हैं? 5। पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन। अब एक चीज ये याद रहेगी, जिससे सीक्वेंस आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। तो यही मैंने इसलिए आपको बोला है, कुछ चीजें हैं जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा। आई होप यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है यहां तक? नहीं? चलिए अब स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। सर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, सर ये सब्जेक्ट एक्चुअल में हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? दैट इज व्हाट से पहले, वापस बोल रहा हूं, व्हाट से पहले मैं आपको चीजें बता रहा हूं व्हाई।
दैट इज वाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर ये सब्जेक्ट हमारे सीए के सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? एक बार सोचो, आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट फ्यूचर में आपको फायदा पहुंचाएगा, तभी तो आईसीएआई ने सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया। आप सोचो, टैक्स की आपको नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 में आप टैक्स पढ़ रहे हो। अकाउंट्स आपको फ्यूचर में करना है क्योंकि आप ग्रुप 1 में अकाउंट्स पढ़ रहे हो। लॉ की आपको नॉलेज होगी क्योंकि आपको फ्यूचर में लीगल बहुत सारी चीजों पे काम करना है। वैसे ही सर ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो सोचो बेटा, सीए बनने के बाद, ध्यान से समझिएगा, सीए बनने के बाद बहुत सारे लोग या तो जॉब करते हैं, या बेटा सीए बनने के बाद बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जैसे मधुर सर आपको जो टैक्स पढ़ाते हैं, मधुर सर क्या करते हैं? मधुर सर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेटा वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का सिंपल सा मतलब, आप कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड कराएंगे? एक तरीके से कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब कहीं ना कहीं आप एक तरीके से जो आपके क्लाइंट हैं उनको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? कंसल्टेंसी। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेटा कंपनीज में क्या करेंगे? जॉब। मैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं जो मेजॉरिटी देखी जाती है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो मेजॉरिटी है बेटा, ना तो वो जॉब करते हैं, ना वो प्रैक्टिस। बेटा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं? बिजनेस। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल सा मतलब है, आपसे बेहतर बिजनेस बहुत कम है जिनको इतनी नॉलेज होगी बिजनेस की। तो से फॉर एग्जांपल सीए बनने के बाद बेटा आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। सर आप बिजनेस कर रहे हैं, इट मींस आपका कोई फैमिली बिजनेस है, या तो आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, या सीए बनने के बाद आप कोई नया बिजनेस क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये सब्जेक्ट आपको क्या बताएगा? ये सब्जेक्ट आपको बताएगा व्हाट आर दी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। दैट इज, ये सब्जेक्ट आपको बताएगा बिजनेस करने के तरीके। दैट इज, ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा? ये सब्जेक्ट आपको ये सिखाएगा बिजनेस करने के क्या सिखाएगा आपको? तरीके। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर ये सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको बिजनेस करने के क्या सिखाएगा? तरीके सिखाएगा। सर एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल, मुझे बस इतना सोच के बताओ, एग्जाम्पल ले रहा हूं रियल लाइफ से। नाम सुना था एक कंपनी का, वोडाफोन, यस या नो? कंपनी का नाम सुना था आइडिया, सबने सुना होगा जरूर। अब मुझे सोच के बताओ, एक कंपनी वोडाफोन, एक कंपनी आइडिया, और मैं सामने लिख रहा हूं एक कंपनी कौन सी? सबने सुनी होगी, रिलायंस, और एक कंपनी सबने सुनी होगी, एयरटेल। सबने सुनी है? अब सोच के बताओ, मुझे बताओ, क्या वोडाफोन अकेले रिलायंस और एयरटेल को हरा पा था? सोच के देखो। प्रॉफिट की बात करूं तो वोडाफोन का प्रॉफिट ज्यादा था या रिलायंस और एयरटेल का ज्यादा था? रिलायंस और एयरटेल का ज्यादा है एज कंपेयर टू वोडा। सेम मुझे बताओ, आइडिया के पास ज्यादा कस्टमर थे या रिलायंस और एयरटेल के पास ज्यादा कस्टमर थे? रिलायंस और एयरटेल के पास ज्यादा कस्टमर है एज कंपेयर टू आइडिया। तो मुझे सोच के बताओ, इन दोनों कंपनीज ने क्या सोचा? इन दोनों कंपनीज के ओनर ने सोचा, क्यों ना हम दोनों क्या कर लेते हैं? हम दोनों अपनी कंपनीज को क्या कर लेते हैं? मर्ज। और मिलके हम दोनों कंपनीज रिलायंस और एयरटेल को क्या करेंगे? रिलायंस और एयरटेल से ज्यादा क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। तो मुझे सोच के बताओ, वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों ने क्या सोचा? वोडाफोन और आइडिया ने सोचा, क्यों ना हम दोनों कंपनीज क्या कर लेते हैं? मर्ज कर लेते हैं।
अभी तक अकेले ना तो मैं रिलायंस को हरा पा रहा था, ना अकेले आइडिया रिलायंस को हरा पा रहा था। अब इन दोनों ने सोचा क्यों ना हम क्या कर लेते हैं, मर्जर कर लेते हैं। मर्जर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्जर। मर्जर करके अब हम रिलायंस और एयरटेल इन कंपनी से ज्यादा क्या कमाएं, प्रॉफिट। तो मुझे बताओ ये दोनों कंपनीज ने क्या कर दिया, मर्जर करा ना। मर्जर करने के बाद अब कंपनी का नाम क्या हो गया, वीआई हो गया, यस या नो। तो मुझे बताओ ये जो मर्जर है, मर्जर ये बिजनेस करने का एक क्या है, तरीका। ये जो मर्जर मैंने लिखा है ये बेटा बिजनेस करने का क्या है, एक तरीका। अब मुझे सोच के बताओ वोडाफोन का जो ओनर है, आइडिया का जो ओनर है, इनको ये तरीका कहां से पता चला होगा, कहां से पता चला होगा। इनके ओनर ने भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या बता रहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या बता रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, नाम सुना है मैगी का, सबने सुना है, बताओ। अरे खाते हो गए आप सब लोग 2 मिनट नूडल, 2 मिनट में बनती है, वैसे बनती तो नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट में कभी बनी नहीं बनी, लेकिन 1 मिनट, मैगी सबने सुना होगा। बस मुझे ये बताओ मैगी किस कंपनी का है, कंपनी पूछ रहा हूं। मैगी सिंपली दी प्रोडक्ट, कंपनी कौन सी है, नेस्कैफे नहीं है, नेस्ले, दैट इज नेस्ले। तो क्या है बेटा, नेस्ले क्या है बेटा, कंपनी। और नेस्ले कंपनी ने क्या बनाया, मैगी। तो बेटा नेस्ले कंपनी का मैगी क्या बन गया, प्रोडक्ट। ठीक है, अब सोचो तुमने न्यूज नहीं सुनी थी, अगर सुनी हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनी तो बताता हूं। बीच में क्या हुआ, बीच में जो मैगी है ना, मैगी की सेल्स बहुत ज्यादा कम हो गई। मतलब ये सोचो नेस्ले कंपनी का मैगी सबसे ज्यादा बिकता है। आपको भी पता होगा नेस्ले कंपनी का मैगी हर घर में कंज्यूम होता है, हर घर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक मैगी खाते हैं। इसका मतलब नेस्ले कंपनी का मैगी इतना बिकता था मार्केट में कि नेस्ले को मैगी से बहुत ज्यादा क्या होता था, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पूरी मार्केट कैप्चर कर रखी थी। लेकिन बीच में क्या हुआ, मैगी बिकना बंद हो गया। अब सोचो मैगी बिकना बंद हो गया मतलब मैगी की क्या डाउन हो गई, सेल्स। सोचना जब मैगी बिकना बंद हो गया होगा तो नेस्ले को क्या स्टार्ट हो गया स्टार्ट, लॉस। अब सोचो आप नेस्ले के ओनर हो, आप नेस्ले के ओनर हो, आपको क्या स्टार्ट हो गया, क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है मैगी उसकी क्या कम हो गई। अब सर ये सेल्स क्यों कम हो गई, क्योंकि बेटा मार्केट में न्यूज आई कि मैगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे लोगों की हेल्थ पे क्या हो रहा है, लोगों की हेल्थ पे क्या हो रहा है, इंपैक्ट। बता देता हूं क्या न्यूज थी। न्यूज ये थी कि मैगी में लेड है, लेड, ठीक है, और लेड लोगों की हेल्थ पे क्या डाल रहा है, इंपैक्ट, जिसकी वजह से लोगों ने मैगी खाना बंद कर दिया, जिससे ऑटोमेटिकली मैगी की क्या डाउन हो गई, सेल्स। जब मैगी बिकना बंद हो गया तो नेस्ले कंपनी को क्या होना स्टार्ट हो गया। अब सोच के बताओ मुझे, सोचो, जब एक बात सोचो मैगी बिकना बंद हो गया, नेस्ले को लॉस हो गया, तो क्या नेस्ले कंपनी ने मैगी को बंद कर दिया, बंद कर दिया, नहीं। नेस्ले कंपनी के ओनर ने क्या करा, नेस्ले कंपनी के ओनर ने सबसे पहले अपने मैगी को क्या करवाया, चेक। सर किससे चेक करवाया, फूड कॉरपोरेशन से। और फूड कॉरपोरेशन को बोला चेक करके बताओ मैगी के अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट है या नहीं है। फूड कॉरपोरेशन ने बोला कि मैगी के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे लोगों की हेल्थ पे इंपैक्ट आए। फूड कॉरपोरेशन ने जब ये चीज बोली होगी तो फूड कॉरपोरेशन ने नेस्ले कंपनी को क्या दिया होगा, एक क्या दिया होगा, एक सर्टिफिकेट कि देखो जी हमने मैगी को चेक किया और हम लिख के दे रहे हैं
कि मैगी के अंदर कोई भी मटेरियल क्या नहीं है, बेकार। अब सोचो नेस्ले कंपनी के पास क्या आ गया, सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा था कि मैगी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी खराबी नहीं है। तो नेस्ले कंपनी के ओनर ने पता है क्या करा, नेस्ले कंपनी के ओनर ने अपने सर्टिफिकेट की करवाई कॉपी, और जितनी भी मैगी थी, उन मैगी के जो पैकिंग होती है, पैकिंग, उनके साथ कॉपी को क्या करवाया, अटैच। और साथ साथ बेटा क्या फ्लैश करे, एडवर्टीजमेंट में भी स्पेशली बता रहा हूं, एडवर्टीजमेंट में भी क्या दिखाया, एक मदर, और वो मदर अपने बेबी को क्या खिला रही है, मैगी। एक मदर ऐसी होती है जो अपने बच्चे का कभी भी नुकसान नहीं चाहती। सोचना जरा कैसा दिमाग लगाया, मदर को दिखाया एडवर्टीजमेंट में, बच्चा रो रहा है और मदर बच्चे को क्या खिला रही है, मैगी। अब एक बात सोचो, दूसरा पॉइंट, मैगी के पैकिंग के साथ क्या अटैच कराई, कॉपी, किस चीज की, सर्टिफिकेट, जिससे लोगों को पता चले कि मैगी कंपनी का, जो नेस्ले कंपनी का मैगी है उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जो लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे क्या हुआ होगा, वापस बताएगा कोई मुझे, इससे क्या हुआ, इससे जो इसकी सेल्स क्या हो गई थी, डाउन, वापस से सेल्स क्या होने लग गई, इंक्रीज। और आज की डेट में मैगी उसी पोजीशन पे पहुंच गया वापस से जैसे मैगी पहले बिकता था। मुझे बताओ, जिससे कंपनी को जो लॉस हो रहा था, लॉस से कंपनी वापस किस में आ गई, प्रॉफिट में आ गई। लॉस से कंपनी वापस किस में आ गई, प्रॉफिट में। बेटा इस तरीके को पता है क्या बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं टर्न अराउंड। सर टर्न अराउंड का मतलब लॉस को किस में कन्वर्ट करना, प्रॉफिट में। और ये जो तरीका है ना, ये तरीका नेस्ले के ओनर को कहां से पता चला, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपको पढ़ने ये सारे तरीके। एक तरीका मैंने बताया, मैं अकेले सामने वाली कंपनी को नहीं हरा पा रहा, तो मैंने आपके साथ क्या कर लिया, मर्जर। दूसरा तरीका, मैं लॉस में जा रहा था, मैं लॉस से वापस अपने लॉस को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, प्रॉफिट में। इस तरीके को क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड। तो बड़ा ये डिफरेंट आपको क्या सीखने हैं, ये आपको सारे तरीके सीखने हैं बिजनेस करने के। और ये सारे तरीके आपको कौन सा सब्जेक्ट सिखाएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपसे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं कर सकता। टैक्स की नॉलेज आपको, अकाउंटिंग की नॉलेज आपको, कॉस्ट की नॉलेज आपको, फाइनेंस की नॉलेज आपको, लीगल सारी नॉलेज आपको। जस्ट आपको डिफरेंट बिजनेस के क्या सीखने हैं, तरीके। आने वाले टाइम पे आपसे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें दिमाग में डाल के आपका जो सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसको आपके सिलेबस में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं, एक लाइन में ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखा रहा है, बिजनेस करने के तरीके, कि फ्यूचर में अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत बढ़िया क्या कर पाएं, बिजनेस। और बिजनेस करने के तरीके में मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए। एक तरीका मैंने क्या बताया, वोडा आइडिया ने क्या किया, मर्जर। एक तरीका नेस्ले ने क्या किया, टर्न अराउंड। और दोनों ही तरीके बिजनेस करने के तरीके हैं, और ऐसे मल्टीपल तरीके हैं जो आपको पढ़ने हैं। और सारे तरीके, मैं वापस बोल रहा हूं, सारे तरीके जो मैं आपको बताऊंगा उन सब में आपको मैं क्या यूज करूंगा, केस स्टडीज। जैसे मैंने ये मैगी की बताई, जस्ट एक एग्जांपल। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाने वाला है। एक चीज बोल रहा हूं, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है प्रोवाइडेड अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझोगे, अगर आप इसको रटोगे। तो मैं आपको आज बोल रहा हूं, रट्टाफिकेशन जहां किया सब्जेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि एक तो थ्योरी है, सर थ्योरी वैसी बकवास लगती है, ठीक है, लेकिन बेटा थ्योरी है, समझ के अगर आप थ्योरी को लिखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो वापस से सबसे पहला पॉइंट, कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है,
पूरा सब्जेक्ट क्या है, FMSM, उसमें से SM का वेटेज कितना है, 50। कितने मार्क्स का SM से MCQ आएगा, 15। कितने डिस्क्रिप्टिव, 35। कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, 50 नंबर का पेपर है SM का, ठीक है। हर चैप्टर 10 नंबर, ठीक है। हम लोग कौन से चैप्टर से शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है ये। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखा रहा है, ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें मैंने 2 तरीके सिखाए। एक तरीका क्या, मर्जर, और एक तरीका क्या, टर्न अराउंड। मर्जर का मतलब क्या होता है, वोड और आइडिया का एग्जाम्पल दिमाग में रखो, और टर्न अराउंड का मतलब मैगी का एग्जाम्पल दिमाग में रखो। अच्छा सोच के बताओगे जरा एक चीज, नाम सुना है हीरो होंडा। हीरो अलग कंपनी थी, होंडा अलग कंपनी थी, दोनों ने क्या किया, मर्जर। और तुम लोग मार्केट में देख लो, हीरो होंडा अलग अलग कंपनी थी, दोनों ने क्या किया था, मर्जर। अच्छा नाम सुना है मारुति और सुजुकी। सुजुकी कहां की कंपनी थी, जापानीज। मारुति ने क्या करा सुजुकी के साथ, मर्जर। अब सोचो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज मर्ज करके मार्केट में आती हैं, जिससे अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर दें, हटा दें। अब इस बात सोच के देखो ना, वोडा और आइडिया किसको हटाना चाहते थे मार्केट से, रिलायंस। वोडा आइडिया किसको हटाना चाहते हैं, एयरटेल। अकेले नहीं कर पा रहा तो क्यों ना दोनों मिलके करें। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके अब इन दोनों को टक्कर देंगे, यस या नो। तो दीज आर व्हाट द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, जिसको मैंने आपको बेसिक बताया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नेक्स्ट लेक्चर से। जस्ट आपको एक बेसिक चीजें मुझे समझानी थी। इस चीज को इसलिए मुझे समझाना पड़ा बिकॉज अगर इस चीज को दिमाग में लेके सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। बस अपना एक साथ एक काम जरूर रखेंगे, नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। रजिस्टर अपने साथ रखेंगे। आज अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। आई होप क्लियर है सबको। चलिए इससे आगे का पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नेक्स्ट लेक्चर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।